बसेर उहाँको आगमनलाई सहयोग गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया महानुभावजीहरूलाई सम्मानीय पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको आगमन भइसकेको छ। कृपया स्वयंसेवक साथीज्यूहरूलाई बिन्दुको रूपमा रहनुभएका सम्मानीय पूर्व प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको पूर्वमा सरावल, पश्चिममा रूपन्देहीको रोहडी गाउँपालिका, उत्तरमा रामग्राम नगरपालिका र दक्षिणमा भारतको सिमानासँग जोडिएको गाउँपालिका महेशपुर भन्सार। यस गाउँपालिकाको अर्को चिनारी हो। गुप्ता, हरिजन, यादव, मुस्लिम, धोबी, पटेल आदि जातिको मुख्य बसोबास रहेको यो गाउँपालिकाको मुख्य पेशा कृषि रहेको छ। नेपाल संविधानको 2072 अनुसार नेपाल राज्य पुनर्संरचना अन्तर्गत साबिक नवलपरासी हाल नवलपरासी बर्दघाट सुस्सा पश्चिम नामाङ्करण भई 753 स्थानीयता अन्तर्गत पाली नन्दन गाउँपालिका 1 हो। ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पाली भगवती मन्दिर र साबिक गेर्मी र सनै गाविसमा 36 बिघामा अवस्थित रहेको नन्दनतालको ऐतिहासिक गाथा बोकेको संयुक्त नामबाट पालही गाउँपालिका नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार 2073 फाल्गुन 27 गते को निर्णय अनुसार यस पालिकाको नाम पाली नन्दन गाउँपालिका स्थापना भएको छ। छोटो परिचयको रूपमा मैले जानकारी गराएँ। यसपछि आसन ग्रहणको क्रम रहेको छ। आसन ग्रहणको क्रममा त्यो सँगसँगै ब्याज समेत वितरण गरिदिन हुनका लागि प्रीति सुवेदी र यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूलाई माला लगाएर स्वागत समेत सँगसँगै गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै म आसन ग्रहण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस पालही नन्दन गाउँपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवन समारोहको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिन हुनका लागि यसै पालिकाका अध्यक्ष श्रीमान बैजू प्रसाद गुप्ता दीपकज्यूलाई यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको सम्मानमा कृपया ताली बजाएर स्वागत गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै यस कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया ताली बजाएर उहाँलाई सम्मान गरिदिन हुन सम्पूर्ण जनसमुदायलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय कुलप्रसाद केसीज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि पूर्व कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मानिक चक्रपाणी शर्माज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चक्रपाणी शर्माज्यूलाई कृपया ताली बजाएर सम्मान गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै विशिष्ट अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि पूर्व वन तथा बाटो मन्त्री माननीय मातृका प्रसाद यादवज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै विशिष्ट अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि पूर्व गृह राज्य मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका
प्रतिनिधि सभाका सभा सदस्य एवं सांसद माननीय वीरेन्द्र कण्डेल ज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया ताली मक्खन जुसाई नगरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै विशिष्ट अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि पूर्व र 6 राज्य मन्त्री माननीय रामबच्चन यादवजीलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित महानुभावजीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै मौन धारण कार्यक्रम सुरु भएको अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कृपया राष्ट्रिय गानमा सम्पूर्ण महानुभावजीहरूलाई सहभागी भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नवनिर्मित प्रशासनिक भवन को बारेमा आफ्ना भनाइ राख्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावजीहरूलाई स्वागत गरिदिन हुनका लागि यसै पालिकाकी उपाध्यक्ष श्री पवित्री कुमारी कहाँरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज हमन के पाली नंदन गाँव पालिका के जौन उद्घाटन कार्यक्रम बा उ कार्यक्रम के अध्यक्ष इहे गाँव पालिका के अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व दीपक प्रसाद गुप्ता जी और ई कार्यक्रम में आए हमन के पाली नंदन गाँव पालिका के मुख्य केंद्र बिंदु एवं संपूर्ण जनता के अभिभावक माओवादी केंद्रीय अध्यक्ष सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल जी। वैसे वही क्रम में हमन के अतिथि लोगन जन आयल बना हम एक मुष्ट में अतिथि लोगन के ई गाँव पालिका में स्वागत कर चाहतानी। जैसे हमन के जिला समन्वय समिति लगाए जिला के संपूर्ण शाखा प्रमुख जी लोगन वही क्रम में हमन के जिला लगायत संपूर्ण दल का जनप्रतिनिधि लोगन वही क्रम में हमन के नगर पालिका के संपूर्ण नगर प्रमुख जी और यहाँ उपस्थित भइल संपूर्ण आमा बुआ दीदी बहनी युवा अनि महिला लोगन में हम पाली नंदन गाँव पालिका के तरफ से और यहाँ के उपाध्यक्ष भइले के नातन से हम आप लोगन के ई गाँव पालिका में हार्दिक सुस्वागत कई चाहतानी। थोड़े सा हम यहाँ का कह चाहतानी हमन के जब स्थानीय में चुनाव जीत के ई गाँव पालिका में आयल के विभिन्न दल के प्रतिनिधि बन के हमन के वड़ा नंबर 1 से लेके वड़ा नंबर 6 तक के वड़ा अध्यक्ष जीव लगायत कार्यपालिका सदस्य जीव लगायत सभा सदस्य जीव लगायत संपूर्ण जन में इहे आशा अपेक्षा भइल कि हमन के स्थानीय सरकार हो गई। लेकिन स्थानीय सरकार के रहे के एठी भवन नहीं रहे हमन के भाड़ा में लेके कम से कम गुजारा कइल जात रहे। वही समय में
हमन के भवन बनाइले के पहली शुरुआती रहे 2075 6/23 गते हमन के गापा भवन बनाए के एकदम लगन लगा के यहाँ के जितना हमन के 34 जने के बड़ी बड़ी 34 जने के गांव सभा से एक पारित कोई के ई गांव सभा गांव पालिका हॉल बनाए करती हमन के टोटल 8 करोड़ 23 लाख 79,100 रुपया हमन के ई भवन के अनुमानित करके यहाँ हमन के भवन बनाए के कोशिश कैली जा। ई भवन के अभी हमन के कुल लागत 9 करोड़ 34 लाख 89,000 रुपया लग चुकल और हमन के ई भवन बन के भी तैयार भई। ई भवन के संपन्न भइले के मिति 2077 6/22 गते हमन के पाली नंदन गांव पालिका के भवन के बना के तैयार कैली जा। वो भवन के सम उद्घाटन करे करती हमन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय पुष्प कमल दाहाल जी के तर कमलों हाथ से पूर्व प्रधानमंत्री के कर कमलों के हाथे से एवं पूर्व गृह राज्य मंत्री के कर कमलों के हाथे से और यहाँ आए संपूर्ण अतिथि लोगन के हृदय से शुभकामना दे और ये गांव पालिका के भवन उद्घाटन के आए संपूर्ण अतिथि लोगन में पुनः हम सुस्वागत करब और ये दशहरा के पर्व में आए संपूर्ण अतिथि लगाई और ये स्थानीय के संपूर्ण आमा बुआ दीदी बहनी दाजू भाई में दशहरी के हार्दिक हार्दिक शुभकामना दे और पुनः गांव पालिका में आप लोगों के स्वागत करत अपन दुई शब्द यही बम बताताड़ी हस्ता नमस्कार। यस कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरिदिन हुनका लागि प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई पानसमा दीप प्रज्वलित गरी यस कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तो सहयोग गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया ताली बजाएर मुख्य प्रशासनिक भवनको समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कृपया जाने बाटोलाई खाली गरिदिनु हुनको लागि म सबै र स्वयंसेवक साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहनुभएका प्रमुख मुख्य प्रशासनिक भवन को समुद्घाटन कार्यक्रम वो नागरिकता नहीं पा रहे हैं। नागरिकता विधेयक 3 वर्ष से संसद सचिवालय में अटका हुआ है और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केंद्र लगायत का सरकार है और सबसे बड़ी सौभाग्य है कि जो हमारे प्रमुख अतिथि जी हैं उन्हीं के पार्टी के सभामुख महोदय भी हैं। इस नाते वो प्रस्ताव जो 3 वर्ष लटका हुआ है उस प्रस्ताव को तत्काल सदन में ला करके उसको पास करा करके जो 10 लाख मवेशी नागरिकता से वंचित हैं उनका नागरिकता देने का काम किया जाए। ये हमारा आज के प्रमुख अतिथि से जोरदार रूप से मांग है। दूसरा, सुकनवासी समस्या, निश्चित रूप से सुकनवासी समस्या के लिए बहुत से आयोग बना, लेकिन जो मवेशी है गरीब है, जो मजदूर है कमैया है, जो घर विहीन है, जिसके पास 1 कट्ठा जमीन नहीं है मधेश में, वो जमीन नहीं पा रहा है। जमीन कौन पा रहा है? जिसका काठमांडू में घर है, जिसका बस चल रहा है 10 वो सुकनवासी के नाम पर जंगल फैलाने करके उसको जमीन वितरण किया जा रहा है। मैं 10 महोदय से खासकर प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा। मैंने पहले भी कहा, लोकतांत्रिक गणतंत्र का कोई पहला नेता है तो आप इस देश के, इस नाते मवेशियों के आप पर बहुत भरोसा है कि मवेशियों में कोई करेगा तो पतन नहीं कर सकते हैं और यह अवसर आपके लिए है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो सुकनवासी मवेशी सुकनवासी भूमिहीन है तुरंत
आयोग गठन करके सुकुमासी जो मधेसी उनका पहचान करके तुरंत उनको कहीं न कहीं जगह वितरण किया जाए। दूसरा बात, एक देश में बहुत बड़ा ऑपरेशन चौधरी को आप लोग नाम सुने होंगे। रेशम चौधरी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संसद में टीका पर घटना उनको फंसाया गया है। प्रचंड जी ने भी कई जगह के ऐलानी के मुंह को बोल दिया इस बात को। मैं आग्रह करना चाहूंगा, जो लाल आयोग का प्रतिवेदन है वो प्रतिवेदन को सार्वजनिक करके उनके पर जो झूठा मुद्दा लगा है उस झूठा मुद्दा को कानूनी की प्रक्रिया पहुंचा करके खारिज करके उनके अविलंब रिहाई करने के लिए मैं जोरदार रूप से मांग करता हूं। निश्चित रूप से जब नेता माओवादी गृह युद्ध में था, जब शांति बहाल हुआ, उस समय प्रदेश के मधेसियों को लगा था कि हमारा जो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक विभेद है अब अंत होगा, लेकिन इतना दिन बीत जाने के बाद अंत नहीं हुआ। मैं आग्रह करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से कि मधेश तीसरा विद्रोह के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहा है। अगर मधेश का तीसरा विद्रोह रोकना चाहते हैं तो तुरंत मधेसियों के साथ जो विभेद है, जो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विभेद है, प्रशासनिक विभेद है, उसको अंत करके तुरंत एक समतामूलक समाज का स्थापना किया जाए। अन्यथा तीसरा मधेश विद्रोह दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। इस नाते मैं आग्रह करना चाहूंगा, आप पर अभी मधेसियों का भरोसा है, किसी नेता पर भरोसा है तो प्रचंड पर मधेसियों का भरोसा है और हम लोगों का भी भरोसा है। इस नाते हमारी बातों को मनन करके आप आगे बढ़ें। इतना ही बातों के साथ पुनः मैं आयोजक कमेटी को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ ये जो भवन निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से नेपाल में एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है। मैं यहाँ के गांव पालिका अध्यक्ष लगाए संपूर्ण गांव पालिका के परिवार को अपने पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हुए अपना विचार को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय मातृभूमि। सबसे पहले हम आज ही भवन के शुभ उद्घाटन के अवसर में ई गांव पालिका के संपूर्ण मतदाता लोगों के, यहाँ का स्थानीय लोगों के आपन एक कार्यालय, आपन भवन, जहाँ से ई गांव पालिका के विकास के लिए हर तरह से सुविधा संपन्न जो किसी के निर्माण हुआ और उन निर्माण में यहाँ के लोग अत्यधिक एक लाभ उठाइए के विश्वास के साथ यहाँ के संपूर्ण साथी लोगों के हमारी शुभकामना और बधाई भी बा। आज ही भवन वास्तव में एक नमूना भवन बनल बा और एक लिए सबके धन्यवाद के पात्र है, हर एक राजनीतिक दल के साथी लोग और यहाँ के स्थानीय लोग। ये वजह से आप लोग धन्यवाद के पात्र बनी। और एक साथ साथ दोनों किस्म से एक नाम पाली नंदन, पाली एठो ऐतिहासिक सेन वंशी राजा के समय में एठो यहाँ के साक्षात शक्तिपीठ के रूप में पाली भगवती के मंदिर के नाम में पाली, और दूसरे तरफ नंदन ऐतिहासिक ताल भी लेकिन आते से पाली नंदन दोनों ऐतिहासिक एठो नाम के लेके पाली नंदन के गांव पालिका के नामकरण भइल बा। ऐसे हमारा आग्रह बा ई गांव पालिका के अध्यक्ष के से और गांव पालिका का समिति से जैसा नाम ई भवन में ई गांव पालिका के नाम रखाई, वह किस्म से आए वाला दिन में दोनों नाम के इज्जत रखे करती पाली के प्रतिनिधि बजट और पाली नंदन के बाद नंदन ताल के लिए भी या तो के ताल के रूप में विकास कल जाए या तो फिर जेकर जोत होगा ओके बांट दिल जाए, ओके दिल जाके के हम आग्रह भी करे चाहते हैं। क्या है कि नंदन ताल है तो के ताल की तरह ओके पर्यटक लोगों के ताने खातिर वह किसी से बनाए खबर यदि नहीं वहाँ के लोगों के जोत भोगवा यदि ताल संभव नहीं बा जे सुकुम्बासी बा जे गरीब बा जेकर जोत भोगवा ओके दे दलित को आपत्ति नहीं के। ऐसे हमारा आग्रह बा कि वो रूप से देखल जाए। क्या कि उनके विश्वास बा आज की सरकार संयुक्त सरकार कोलिशन के सरकार है। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में, नेपाली कांग्रेस के प्रधानमंत्री शेर बहादुर जी के नेतृत्व में आज पुष्पकमल दाहाल जी के सहयोग से आज की सरकार अब पूर्ता पहले सरकार है, सरकार पूर्ता पहले बा। एमे माओवादी केंद्र
आपके वैसे नेकपा समाजवादी और के बाद जसपा के मिल के सरकार बनल बा और इस सरकार कुछ कह के दिखाई के हम पर विश्वास बा। ये वजह से हमारा आग्रह बा पूर्व प्रधानमंत्री जी से केंद्र में एक सहमति एक समीकरण बन चुकल और इस समीकरण विगत के तरह न हो। विगत में आपके 70 साल पहले 2070 में जब निर्वाचन 74 वाला जो निर्वाचन हुई एक पहले हम पांच नेपाली कांग्रेस और माओवादी केंद्र से मिलकर सरकार बने रहनी और स्थानीय निर्वाचन सरकार साथ मिलकर स्थानीय निर्वाचन भइल है, लेकिन बाद में प्रदेश और संघ में अलग अलग रूप से चुनाव भइल। ये वजह से हमारा आग्रह है जैसे केंद्र में एकता बा वैसे जिला और गांव में भी इस स्तर में भी हम तक जो चारों दल या और भी जो दल सहभागी बने उन लोग सब मिलकर एकता के रूप से साथ मिलकर आगे बढ़ाए पड़ल। यहाँ वो किसी के खिंचाता ही न हो कहे कि जग है देश है गाँव पालिका में यदि एकता रही तो केंद्र तक कायम हुई। ये वजह से केंद्र की एकता के गाँव तक पहुँचाओ जाके के हमारा आग्रह बा और अधिक हम बात टाइम नहीं ले एक पहले मुकुट जी बात उठा चुकी नागरिकता के बारे में। नागरिकता के संबंध में बारंबार सदन में आवाज उठाया जाता। आपके राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति जो ने समिति में हूँ बाणी वह समिति से लगभग सब कुछ आपके जो जनसिद्ध के जिनके पास नागरिकता उनके भाई लोगों के देवे के या उनके संतान के देवे खातिर या जेकर पास जे अनाथ बा जेकर मतारी बाप के पता नहीं चलल उन्हों के भी बसत के नागरिकता देवे के लिए या मतारी के नाम से नागरिकता देवे खातिर या अंकित के जेकर बा संतति बने उनके नागरिकता देवे खातिर लगभग हर एक चीज में सहमति हो चुकल। वो राज्य व्यवस्था समिति में आपके वहाँ हम अनुसार से निर्णय करके भेजल गई, लेकिन एक मुद्दा वहाँ क्या हो गई कि मात्र एक हो समस्या अभिनव जैसे मुकुट जी कहना है कि नागरिकता का समाधान लाए हुए है, ऐसा बात नहीं है। नागरिकता की समस्या लगभग आपके उस समिति से हम पास की चुकल नहीं, लेकिन एक चीज में नोटिफिकेशन क्या हो गई बात जिसके चलते सदन में नहीं आए आप पहला सुविधा वो कह रहा है कि जो हम के यहाँ के लोग बने विदेशी महिला से शादी करने के बाद उनके जब अपन बहू बना के ले जाता वैवाहिक विवाह करने के बाद आपके वड़ा और गांव पालिका नगर पालिका में विवाह दर्ता होने के बाद पहले विवाह दर्ता करते भर में वैवाहिक अंकित के नागरिकता मिलता है, लेकिन इस समय जब हम 5 प्रतिपक्ष बनी वहाँ लोग माओवादी केंद्र उस समय नेकपा के समय में वहाँ लोग जब सरकार में रह गई तो आपके वैवाहिक अंकित के मानता ये वजह से वहाँ लोग थोड़ा सा शर्त का रखल गई कि विवाह करने के बाद वैवाहिक अंकित के नागरिकता 7 वर्ष के बाद 7 वर्ष तक परीक्षण काल एक तरह से 7 वर्ष के बाद तब के नागरिकता मिली। हम के प्रश्न है कि विवाह करने के बाद 7 वर्ष के अंदर बच्चे हो जाएंगे विदेश जाकर पासपोर्ट चाहिए कुछ नहीं यदि मिल पाई तो भविष्य का हो। ये वजह से 7 वर्ष वाला प्रावधान हटाया चाहिए। आज उनके विश्वास का आवा आज हम पास संयुक्त सरकार में बाड़ी संयुक्त सरकार में बैठक नाते से आज इन मधेश की समस्या यदि आत्मसात करे कोई तो हम आग्रह करते हैं कहा कि वहाँ के विशेष भूमिका हुआ इस सरकार के अंदर वहाँ के विशेष भूमिका बैठक नाते से हम माननीय पुष्प कमल दाहाल जी से हमारा आग्रह हुआ वहाँ से कि इस 7 वर्ष वाला प्रावधान हटा दिया जाए। कोनो भी विदेशी महिला से यहाँ शादी करने के बाद विवाह दर्ता करने के दूसरे दिन यही सीडीओ साहब बने वहाँ सहज तरीका से नागरिकता दें वैवाहिक अंकित के नागरिकता दें। शायद आप लोग की आवश्यकता हुई, यदि आवश्यकता हुई तो आप लोग आग्रह करें नहीं 7 वर्ष के परीक्षण काल रही तो हमके कुछ कहना नहीं बा आप लोग की आवाज बुलंद कर जाए इस विषय में और वो हक ले जाके के हमारी आग्रह बा ओकरे प्रति वहाँ ध्यान दिल जाए। दूसरा समस्या यहाँ आपके किसान लोगों के कृषि मल वगैरह के समस्या हमेशा अब समय में मल भी नहीं मिलता और सबसे बड़ा ऐसे में आफत आपके आज गन्ना के किसान लोग अभी तक गन्ना के मूल नहीं पा पाए हैं। आज हर चीनी मिल हर किसान के पीड़ा देता और उतने चलते लोग आज केला की खेती करते हैं। आज केला की खेती भी आज जब उत्पादन अधिक होके लगल जब गन्ना के विकल्प में जब केला उत्पादन शुरू कैले आज भारतीय केला के भारत से ले जो केला होता है इतना सस्ता की कि आज यहाँ के किसान भी पीड़ा में पड़े। ये वजह से जब
जब हमारे यहाँ उत्पादन पर्याप्त बा, केरा की खेती अधिक होता तो केरा के पैठारी नेपाल में ओके रोकल जा और यहाँ के किसान के राहत दल जा के हमारा आग्रह बा। आज महसूल के मूल भंसार हो गई, महसूल के मूल भंसार हो गई, लेकिन आपके सड़क न भइले के नाते से सड़क के चलते आज दिक्कत बा। आज यह नेकपा माओवादी केंद्र के अर्थमंत्री जनार्दन जी बानी, हम बाके विश्वास बा एक पहले एमाले के विष्णु जी रहना, यह 4 लाइन के में बजट डालब कहना सुनोल से महत्वपूर्ण तक, लेकिन जब रेट देखल गई 1 पैसा में नहीं रहे। हम कुछ दिन पहले अर्थमंत्री जनार्दन जी से भेंट करेंगे, जे स्वयं वहाँ के पार्टी से संबंधित वाणी, वहाँ विश्वास दिलाई वाणी के में बजट डाले करती। ये वजह से जब तक बजट में नहीं मिली तब तक वो भाषा पूर्ण रूप से नहीं चल पाई। और हम आप लोग के बधाई भी देना चाहते हैं। आज ये जो सरकार नेपाली कांग्रेस माओवादी केंद्र उसके बाद नेकपा समाजवादी जसपा के मिल के सरकार बनते बाद में वर्षों से जो बंद रहे भंसार नाका वगैरह, आज वो नाका खुल गई। एक लिए वहाँ लोगों के भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। नाका तो खुल गई, लेकिन आपके 4 पहिया और 2 पहिया मोटरसाइकिल गाड़ी के भंसार नहीं होता। वो भंसार हुई कि नहीं हुई, भंसार अस्थायी रूप से भंसार करे देख पड़ल, सहज रूप से वहाँ के गाड़ी आए गई, हम बाकी भी गाड़ी भर जाए पड़ल, वहाँ के मोटरसाइकिल यहाँ सहज रूप से ले आए पड़ल। इससे हमारा आग्रह बा कि अर्थमंत्री जी से कह के कि भंसार के घरवा के देहल जा सकल जाला, लेकिन यहाँ के दिल जाता आदमी आवता है उससे कोरोना नहीं आवता, लेकिन गाड़ी के कोरोना लग जाता। गाड़ी के भी कोरोना लगाता तब गाड़ी अब PCR टेस्ट हो गया, आदमी देखता है मोटरसाइकिल के PCR टेस्ट करा, कहा कि मोटरसाइकिल आया नहीं दिए भंसार नहीं करिए, वैसे छोड़ दो। ये वजह से जब आदमी आवता है तो उनका सवारी साधन कह रहे हैं हवा के देहल जा सकल जला महसूल के कहना मिली वो तरह से भी ध्यान देना। और यह कुल आपके समस्या बाढ़ के झरई नदी के जो सबसे बड़ा समस्या बा, आज झरई पुलिया चलते चाहे सुनोल नगर पालिका हो, रामग्राम हो, चाहे पाली नंदन सरावल, अब की बारी बाढ़ से आफत हो गई, बाढ़ से तबाही गई। ये वजह से बृहद योजना बाढ़ नियंत्रण के छोट ठोकर लगा के नहीं, एक विशेष योजना हाईवे से लेके पहाड़ के लग से वहीं से ओके नदी के नियंत्रण करत एक मास्टर प्लान के ई जिला के यदि बचाए हो गया, ई जिला से बाढ़ के बचाए हो गया, जहाँ हमेशा चाहे रामपुर खड़ना हो चाहे भुजावा हो नीचे वाला भेग डूबता, एक बृहद मास्टर प्लान के साथ एक बजट विनियोजन के एक DPR बना के आगे बढ़ाओ जाए कि हमारा आग्रह बा। और यहाँ सुकमबासी बात आई, हम पूर्व प्रधानमंत्री जी के धन्यवाद देना चाहते हैं। आज जे वहाँ के मंत्री भूमि संबंधी शशि श्रेष्ठ भैलिए, शशि श्रेष्ठ जी के नाम नहीं पड़ी, वहाँ राजगोष्ठा सुशासन समिति में इतना बढ़िया काम करके दिखाओल गई। हम पास हमेशा भले ही प्रतिपक्ष में रह गई, लेकिन उनके हमेशा प्रशंसा की गई। आज वहाँ भूमि सुधार में भूमि संबंधी मंत्री भैलवाड़ी हमारा आग्रह सुकमबासी समस्या समाधान करने के लिए तत्काल आयोग गठन के लिए जिला में, और जहाँ भी चाहे आपके सुनोल के कई जगह चाहे पाली नंदन हो या कोनो गांव पालिका के साथों तब में जेकर जमीन में जोत भोगवा जे जोतता ओके लाल पूजा मिले चाहिए, जेकर लाल पूजा पाल्पा या काठमांडू बैठ के लाल पूजा देखा होता है वो लाल पूजा निरस्त होके चाहिए, ओके नहीं मिले चाहिए। कहा कि विगत में काठमांडू और चितौन विभिन्न जगह बैठ के भैरवा में लाल पूजा लोग बना लेना किया के, लेकिन जे रात दिन पसीना काढ़ता, जे रात दिन खेते में मरता, वो आदमी के हाथ में लाल पूजा नहीं बा। उस जगह के पहचान के जेकर वहाँ जोत कोड़वा जे जोतता उहे के लाल पूजा दे जाए, वो अधिकार संपन्न आपके सुकमबासी आयोग यहाँ आवे। अंत में पुनः हम डेढ़ समय ले कहा तेजी बा हमारा आग्रह क्या है कि एक केंद्र के समीकरण गांव तक होके चाहिए, और हमारे वहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री जी आग्रह छ यो जुन समीकरण छ जुन केन्द्रमा यहाँले समीकरण गर्नुभएको छ केन्द्रमा माथि सीमित राख्यो भने फेरि यहाँ धमिलो लाग्न सक्छ। त्यसकारण केन्द्रको समीकरणलाई गाउँसम्म पुर्याउनुस् अनि बल्ल यो जग बलियो हुन्छ। र हामी चाहन्छौँ यो समीकरणले अब आउने चुनावसम्म एक ढिका भएर अघि बढ्नुपर्छ
अनि बल्ल निकास पाउन सकिन्छ। किनभने हामी त्यो एउटा व्यक्तिलाई, त्यो एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई हटायौँ जसले संविधानलाई स्वीकारेन। हिजो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले घमण्ड र अहङ्कारका टुक्काले न त माओवादी केन्द्रका साथीहरू त्यहाँ हटाउन सके, न त उनैका पार्टीभित्रका नेताहरू हटाउन सके। अरू हामी त प्रतिपक्षमा थियौँ, हामीलाई केही भन्न छैन। तर हिजो जुन संविधान हामीले बनायौँ संविधान सभाबाट, त्यही संविधानको मर्म र भावनालाई विपरीत दुई पटक सदनलाई विघटन गरे र दुवै पटक अदालतले निरस्त गर्यो, असक्षम साबित गर्यो पहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई। आज उनको त्यो घमण्ड र अहमले गर्दाखेरि आज उनको पार्टीको हालत बेहाल छ। र जुन एउटा बल र विश्वासको साथ र जुन संविधानको लागि चाहे माधव नेपाल र झलनाजीले र स्वयं हाम्रा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले जसरी एउटा ताकत र हिम्मत र साथ देखाउनु भयो र यो संविधानलाई जोगाउने जुन प्रयास गर्नुभयो, त्यसको लागि म पुनः नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँ अहिले यो कार्यक्रममा आउनुभयो यो ठाउँमा, र यो मेरै निर्वाचन क्षेत्र र 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र प्लस मेरै आफ्नै गाउँपालिका भएको हुनाले म समग्रमा नवलपरासी पश्चिम 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको तर्फबाट यहाँका मतदाताको तर्फबाट हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीलाई र उहाँको टिमलाई हार्दिक स्वागत गर्दै दिन चाहन्छु। धन्यवाद। एक नायक आउनु भएको छ। राजनीतिक रूपले आज हामीले संयोगवश यस्तो बन्न आयो, विगत जुन राजनीतिक दलसँग हस्ताक्षर गरेर शान्ति सम्झौता कायम गरिएको थियो, इतिहासको आरोह अवरोह सँगसँगै फेरि तिनै सहयोद्धा र सहपाठी पार्टीसँग आज गठबन्धन र एउटा अस्थायी मोर्चा बनाएर लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने अभियन्ताको रूपबाट यो मुलुकको नेतृत्व गर्नुभएको छ, जसको सुन्दर व्याख्या पूर्व मन्त्रीज्यूले यसै क्षेत्रका निर्वाचित मान्य हेमेन्द्रराज पौडेलज्यूले भनिसक्नु भएको छ। मैले लामो कुरा भन्दैन, किनकि तपाईँहरूसँग अलिक नजिकको सरकार भएको हिसाबले म 2 चोटि यहाँ आइपुगिसकेको छु। केही दिन अगाडि बाढीबाट प्रताडित हुनुभएका नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुका समुदायसँग म भलाकुसारी गरेको छु। र अहिले 20 गते हामीले यो प्रदेश सरकारको बजेट पनि निर्धारण गरेका छौँ र तपाईँहरूको भावना अनुसार र जनताको सेवा गर्ने कर्तव्य अनुसार हामीले यो बाढीबाट क्षति भएको सम्पूर्ण क्षेत्रको पुनर्निर्माणको अलग बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ र बाढीबाट पीडित जनताहरूको राहतको व्यवस्था गरेका छौँ र जसका जग्गा जमिनहरू पुरिएका छन् उसको उकास र सिडी मुनि अथवा पुरिएको बालीको निम्ति कृषिबाट बालीको उत्पादनका निम्ति नयाँ व्यवस्था गर्ने नीति लिएका छौँ। र अहिले हामीले पूर्ववर्ती सरकारले दिएको सम्पूर्ण नारालाई बदलेर समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश नाराका साथ गठबन्धनको सरकारले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। लगत्तै तपाईँहरूसँग सरकारका सबै प्रदेश सरकारका भावना स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि आउने कार्यक्रम एउटा क्याम्पेन रूपमा अभियानको रूपबाट हामी आउने नै छौँ। र आज तपाईँहरूले एउटा समय पनि प्राप्त गर्नुभयो, जसले यो गणतन्त्रको निम्ति लड्यो र यसको नेतृत्व गर्यो। गणतन्त्रको नायकको भूमिका एकजना त बितिसक्नुभयो, पूर्व सम्मानीय नेता स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, जससँग चाहिँ उहाँले सहकार्य गरेर आज यो इतिहासको बागडोरको नेतृत्व गर्नुभएको छ, जसले यो सङ्घीयता, समानुपातिक, समावेशी, मधेसी, मुस्लिम सारा समुदाय, आदिवासी जनजातिको हक हितको निम्ति पहिलो संविधानमा अक्षरश लेखाउनमा अहम भूमिका खेल्नुभयो। त्यही समुदायको भावनासँग जोडिएको पालीनन्दन, जहाँ गौतम बुद्धको माउली क्षेत्र पनि हो यो पालीनन्दनसँग जोडिएको नवलपरासी, यो क्षेत्रको जो उद्घाटनमा एउटा सौभाग्य प्राप्त गर्नुभयो। प्रदेश सरकारको तर्फबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रा पार्टीका नेता र गणतन्त्रका एउटा नायक, जसले आज
यो गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति धेरैवटा आरोह अवरोह धेरैवटा मोर्चा सम्हाल्दै यो कठिन मोर्चामा पनि राष्ट्रलाई डुब्न नदिनु, यो संविधानलाई डुब्न नदिनु, गणतन्त्रलाई डुब्न नदिनका निम्ति सडकदेखि फेरि नयाँ समीकरणका साथ आफूले निर्माण गरेको संविधान, आफूले जारी गरेको संविधानलाई फेरि रक्षा अहिले अभियानको नेतृत्व गर्नुभएर यही जगमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा अहिले सरकार कायम छ। यसलाई अगाडि लानको निम्ति र यही सेटमा प्रदेशमा पनि गठबन्धनको सङ्गठन के सरकारको स्वरूप हामीले कायम गरेका छौँ। यो भावनालाई मर्न नदिने प्रतिबद्धताका साथ तपाईँहरूसँग फेरि साक्षात्कार विभिन्न कार्यक्रमको माध्यमबाट प्रदेशका विभिन्न कार्यक्रमसँग स्थानीय तह स्वाभाविक रूपले जोडिने नै छ र हामी साथसाथै छौँ। र आजको समयको जो पाबन्दी छ, यति राष्ट्रिय महत्त्वको कार्यक्रमलाई छोडेर यो पार्टी नन्दन गाउँपालिकालाई जे माया स्नेह दिएर आउनुभयो, प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि आफ्नो प्रदेशमा आएको कारण मैले सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो गणतन्त्रका नायक कमरेड प्रचण्डलाई हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र म स्वागत गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। हवस् त, धन्यवाद। गाउँपालिकाका सबै पदाधिकारीहरू यो भव्य समारोहमा विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, अरू सबै जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू र यो समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण पालीनन्दन गाउँपालिका र वरपरका प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सबभन्दा पहिला त म पालीनन्दन गाउँपालिकाका सबै पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि साथीहरू र यस गाउँपालिकाका आदरणीय जनसमुदाय सबैलाई यस गाउँपालिकाको कामलाई सहज, सरल र वैज्ञानिक बनाउनको लागि आधुनिक भवन निर्माणमा तपाईँहरूले जो योगदान गर्नुभयो त्यसको लागि म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई आज ठुल्ठुला सफलताको निम्ति हृदयबाट म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै नै यो पालीनन्दन गाउँपालिका आफैमा अघि भर्खरै देवेन्द्रराज कणेलजी, माननीय देवेन्द्रराज कणेलजीले केही ऐतिहासिक सन्दर्भ पनि ल्याउनु भयो, अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति पनि ल्याउनु भयो र केही स्थितिहरू, राजनैतिक अवस्थाबारे, अहिलेको गठबन्धनबारे पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। भर्खरै संक्षिप्तमा भए पनि यसै प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीजीले पनि आफ्नो समझ र अहिलेको सरकारको बारेमा, प्रदेश सरकारको भूमिकाको बारेमा पनि कुरा राखिसक्नु भएको छ। त्यसकारण मैले अहिले यहाँ लामो व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन। मलाई धेरै पहिलेदेखि नै हाम्रो गुप्ताजीले, अध्यक्षजीले यो भवन उद्घाटनको निम्ति समय मिलाउन पर्यो, तपाईँ आउनु पर्यो पालीनन्दन गाउँपालिकामा भनेर भनिराख्नु भएको थियो। केही महिना पहिले म लुम्बिनीमा एउटा विशेष कार्यक्रमका सन्दर्भमा आउँदा पनि हामीहरूको कुरा भएको थियो र समय तोकिएको थियो यति बेला यहाँ आउने भनेर। तर देशको राजनैतिक घटनाक्रमको कारणले, त्यहाँ राजनैतिक उतार चढावको कारणले मैले त्यति बेला भनेको समयमा आउन सकिएन र त्यो स्थगित हुन गयो र अहिले फेरि अर्को समय मिलाएर आज तपाईँहरूको यो गाउँपालिकामा आएर यो भव्य प्रशासकीय भवनको समुद्घाटन गर्ने अवसर प्राप्त भयो, तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्ने अवसर प्राप्त भयो र अनि धेरै साथीहरूसँग पनि भेटघाट गर्ने अवसर प्राप्त भयो। म खुसी छु। यो आयोजनाको लागि पनि म पालिका परिवारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब अरू राजनीतिक कुरा धेरै गर्नुभन्दा म के भन्न चाहन्छु भने यो गाउँपालिकाले यहाँका जनताको विकास निर्माणको आकांक्षा पुरा गर्नको निम्ति, यहाँका बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिनको निम्ति, यहाँको शैक्षिक स्थितिमा सुधार गर्नको निम्ति, यहाँको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको निम्ति लगातार प्रयास भइरहेको मैले देखेको छु। यहाँ
हस्पिटल बनाउने काम भएको छ 15 सयको, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँ एउटा सभा हल बनाइएको छ, त्यो पनि यहाँ सभा समारोह अन्तर्क्रिया गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण प्रगति हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी यहाँ महिलाहरूको निम्ति भनेर विशेष व्यवस्था गरिएको छ, सयौं युवाहरूलाई रोजगारी दिइएको छ। यी सबै कामहरू जसरी एकपछि अर्को गाउँपालिकाले अगाडि बढाएको छ, यो निकै प्रशंसनीय छ। हामीले संविधान बनाउँदै गर्दा संविधानमा हामीले भनेका थियौँ सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउने, टोल टोलमा पुर्याउने हामीले सपना देखेका थियौँ, ताकि जनताले आफ्नै गाउँघरमा आफ्नै घर अगाडि विकास निर्माणका कामहरू सरकारको हैसियतले गर्न सकुन्। मलाई लाग्छ बालीनन्दन गाउँपालिका यसका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सबै पदाधिकारीहरूले मिलेर यसलाई एउटा नमुना गाउँपालिकाको रूपमा विकासको एउटा नयाँ मोडेल स्थापना गर्न जो प्रयास भएको छ, यो निकै प्रशंसनीय छ। र म पार्टीको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट र गठबन्धनको तर्फबाट पनि तपाईहरुलाई धेरै धेरै बधाई सहित तपाईहरुलाई आवश्यक पर्ने सरकारको तर्फबाट, केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट, संघीय सरकारको तर्फबाट र प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि तपाईहरुलाई निरन्तर सहयोग हुने, चाहे तपाईहरु पूर्वाधार निर्माणको कुरा होस्, अहिले यो 4 लेनको बाटो बनाउने कुरा छ, त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थाको कुरा होस् या अन्य पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कुरा होस्, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसँग सम्बन्धित कामहरू, परियोजनाहरू तपाईहरु ल्याउनुहोस्। मैले प्रदेश सरकारसम्म यहाँ मुख्यमन्त्रीजी नै हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईहरुको अगाडि उभिएर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। यहाँ संघीय सांसदहरू हामी छौँ, हामीले गठबन्धनको तर्फबाट तपाईहरुलाई सहयोग गर्ने कुरा गरेका छौँ र यो निरन्तर रहने विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। यति भनिसकेपछि यहाँ केही हाम्रा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साथीहरूले केही विषय उठाउनु भएको छ, म त्यो विषयमा पनि थोरै कुरा तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु। र सायद मलाई लाग्छ तपाईहरु हुन त हाम्रो देवेन्द्र राज पौडेल पूर्व गृह राज्य मन्त्री, अहिले प्रदेश प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य, उहाँले त तपाईहरुको भोजपुरी भाषामा बडो खररै बोल्नुहुन्छ, सजिलै तपाईहरुले बुझ्नु भयो। मैले त्यो भाषामा त्यसरी बोल्न सक्दिन, म खालि बुझ्नु मात्रै सक्छु, बोलेको चाहिँ यो भनेको हो भनेर बुझ्न त सकिन्छ तर बोल्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर तपाईहरुलाई मैले अहिले बोलिरहेको भाषा भन्दा भोजपुरी वा हिन्दीमा बोल्यो भने बढी सजिलैसँग बुझ्नुहुन्छ। मलाई हाम्रो अध्यक्षजीले पनि मिल्छ र हुन्छ भने तपाईले अलिकति हिन्दीमा बोल्दिनु हुन्थ्यो पनि भनेर मलाई अनुरोध पनि गर्नुभयो। त्यसकारण म अब केही विषय तपाईहरुसँग म हिन्दी भाषामा राख्ने अनुमति चाहन्छु। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज देश में जो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन हुआ है और संविधान सभा के जरिए जो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना हुई है और एक समावेशी समानुपातिक, जिसमें स्थानीय तह से लेकर प्रदेश और संघ तक जिस तरीके का प्रतिनिधित्व हुआ है, इसमें हमारा लंबा संघर्ष और बलिदान का प्रतिफल है। करीब 70 साल के संघर्ष के थ्रू, क्योंकि 7 साल के आसपास में ही नेपाल में संविधान सभा के निर्वाचन की बात हुई थी, लेकिन संविधान सभा की निर्वाचन संगठित करने की प्रयास कभी भी सफल नहीं हुआ था। जब हमारी पार्टी के नेतृत्व में, माओवादी पार्टी के नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ, हजारों नेपाली जनता की जो बेटा बेटी है उनकी बलिदान हुआ, उसके बाद ही नेपाल में संविधान सभा की निर्वाचन संभव हुआ और संविधान सभा के निर्वाचन के थ्रू उसके जरिए संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना हुआ और सभी उत्पीड़ित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदाय सबके लिए विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हुई। आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, इस प्रक्रिया में ये ऐतिहासिक और युगांतकारी परिवर्तन को संभव करने के लिए तराई मधेश की जनता की बहुत बड़ी संघर्ष और बलिदान रही है।
हमारी पार्टी के नेतृत्व में, मेरे नेतृत्व में जो विद्रोह और जनयुद्ध हुआ, उसने मात्र मधेश के 1300 से ऊपर लोगों की बलिदान के बाद ही नेपाल में संविधान सभा संभव हुआ। मधेसी जनता की पहचान और अधिकार की बात हुई, मधेसी जनता की जागरण, राजनीतिक जागरण संभव हो सका। इसलिए आज भी संविधान में ये सभी चीज सही तरीके से संस्थागत नहीं हुआ है। मैंने इस परिवर्तन के एक नेता की हैसियत से संविधान सभा में जब संविधान बन रहा था, मधेसियों के लिए और ज्यादा अधिकार की आवश्यकता है। इस संविधान में जितना लिखा गया है वो पूरा नहीं है। उसी तरीके से मुस्लिम के लिए, दलित के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासी जनजातियों के लिए भी संविधान में पर्याप्त अधिकार नहीं हुआ है। फिर भी हम इस संविधान में सभी राजनीतिक दल की सहमति से जितना प्राप्त हुआ है उसको हम समर्थन करते हैं और भविष्य में बाकी अधिकार के लिए और ज्यादा अधिकार के लिए, मधेसियों के लिए और सभी उत्पीड़ित वर्ग समुदाय के लिए और अधिकार के लिए संविधान संशोधन के जरिए हम आगे जाएंगे। ये कमिटमेंट हमने संविधान सभा में किया था। मैं आप लोगों को, सभी आदरणीय जन समुदाय को ये स्मरण कराना चाहता हूँ, ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मैं दूसरी बार प्रधानमंत्री हुआ था नेपाली कांग्रेस और बाकी दल के समर्थन से, तो मैंने 2 बार संविधान संशोधन के प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में, संसद में 2 बार सरकार की तरफ से दर्ता किया था, रजिस्टर किया था। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय 2/3 बनाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था वो पारित करने के लिए संविधान संशोधन। लेकिन केपी ओली के नेतृत्व में जो एमाले पार्टी था वो संविधान संशोधन के लिए कतई तैयार नहीं था। ये ओली के कारण ही 2 बार मैंने संविधान संशोधन के प्रस्ताव लिया। शेरबहादुर देउवाजी और नेपाली कांग्रेस के समर्थन से, मधेशवादी दलों के समर्थन से संविधान संशोधन की मेरी तरफ से जो पहल हुई थी, ओली के कारण ही, एमाले गुट के कारण ही वो संभव नहीं हुआ था। मैं आप लोगों का आज इस मंच से आप लोग को अपील करना चाहता हूँ। अभी अभी हमारी पार्टी के एक मित्र ने जिस तरीके से कहा, चाहे नागरिकता की समस्या हो, मैंने हस्ताक्षर करके ही नेपाल में शांति प्रक्रिया शुरू हुआ था। आज भी हम वही समीकरण में हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मधेश की जनता की नागरिकता की समस्या समाधान हो। देखिएगा अब कुछ हफ्ते के बाद ही नागरिकता की समस्या के समाधान किया जाएगा। कोई इसको नहीं रोक सकेगा। अब हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, सरकार में कोई मतभेद नहीं है। मधेसी जनता की नागरिकता के जो मौलिक अधिकार है उसको पूरा करना ही चाहिए। और मुझे पता है नेपाल के गरीब मजदूर किसान के हक और अधिकार के लिए लड़ाई हमने लड़ा और सुकुम्बासियों को जमीन मिलना चाहिए, उनको रोजगारी मिलना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए। ये नारा देकर के ही हमने उतने बड़े विद्रोह को संगठित किया था। तो आज आप लोगों ने देखा, देवेंद्र राज जी ने भी बिल्कुल सही कहा, हमने भूमि व्यवस्था मंत्रालय अपने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया है। केवल तराई मधेश मुख्य रूप से वहाँ की सुकुम्बासी और भूमिहीन जनता की समस्या को समाधान करने के लिए ही हमने भूमि व्यवस्था मंत्रालय लिया है। देखिएगा, चुनाव से पहले हम लाल पुर्जा वितरण करेंगे। हमने भूमि आयोग नया गठन किया है। आपने देखा है केंद्र में अभी संयोजक और सह संयोजक के रूप में नेपाली कांग्रेस और माओवादी केंद्र की तरफ से वहाँ पे नियुक्त किया गया है। अब सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह पर आयोग बनेगा और उसके जरिए हम किसान की समस्या, सुकुम्बासी की समस्या और भूमिहीन किसान की समस्या समाधान करेंगे। मुझे विश्वास है आप लोग इसमें पूरे साथ देंगे और ये समस्या को एक बार सदा के लिए हमें समाधान करना चाहिए। वैसे तो भूमि की समस्या
केवल जमीन देकर ही समाधान तो नहीं होगा, हम औद्योगिकरण में जाना होगा, हमने युवाओं को रोजगारी का बहुत सारे अवसर सृष्टि करना होगा, तभी जाकर के सुगम की स्थायी समाधान होगी। लेकिन एक बार हम लाल पुर्जा दे करके ही इस समस्या के स्थायी समाधान की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोग से अपील है कि आपकी तरफ से पूरी सहयोग इसमें रहेगी। आदरणीय जन समुदाय, मैं तो पहले चुनाव लड़ा रोल्पा से और काठमांडू से पहली बार, और दूसरी बार मैंने निर्वाचन में विजय प्राप्त किया सिराहा से। आपको पता है प्रदेश नंबर 2 के मधेश के एक हॉटलैंड जैसा है, वो मधेश के मुंटू जैसा है सिराहा के भी जहाँ पे मधेशियों का ज्यादा बाहुल्य है, वहीं मैं निर्वाचन में खड़ा हुआ और मधेसी जनता की समर्थन से ही दूसरी बार मैं प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित हुआ और फिर प्रधानमंत्री बनने की दूसरी बार मुझे मौका मिला। तो उस समय मैंने कहा था मधेसी जनताओं के साथ मेरे हृदय में बहुत बड़ा प्रेम है, मुझे मधेसी जनताओं से प्रेम हुआ है। ऐसे तो कभी कभी भिलेन लोग आते हैं और ये प्रेम तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है मेरी प्रेमिका मुझसे दूर जाने वाला नहीं है, जाने वाली नहीं है। हम साथ रहेंगे जब तक मधेसियों की पूरी हक अधिकार और पहचान नहीं मिलेगा, हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। ये विश्वास में मैं आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ। आज मुझे विशेष खुशी है कि पालीनंदन गांव पालिका में आकर के इस भव्य भवन को उद्घाटन करने के अवसर आप लोगों ने मुझे दिया। मुझे प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रण करके आप लोगों से कुछ बात करने के अवसर मिला। मैं बहुत खुशी के साथ काठमांडू वापस जा रहा हूं और पालीनंदन गांव पालिका ही नहीं, पूरे मधेश के लिए और पूरे नेपाल के लिए नई समृद्धि की यात्रा शुरू करने के लिए, राजनीतिक स्थायित्व बनाने के लिए, शांति प्रक्रिया को स्थायी रूप से समाधान करने के लिए हमारे आज की जो गठबंधन है वो गठबंधन को हम निर्वाचन तक ले जाएंगे। उसके बाद भी हमारी कोशिश है, पहले जैसे कि देवेंद्र राज जी ने कहा पहले भी गठबंधन हुआ लेकिन वो सफल नहीं हो सका, कुछ साल के बाद वो टूट गया, फिर ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि गठबंधन के एक मीटिंग में मुझसे नेपाली कांग्रेस और मधेशवादी दल के नेताओं ने मुझसे पूछा, कॉमरेड प्रचंड आपको केपी ओली से एकता करके क्या मिला? उसने तो आपको तो धोखा ही धोखा दिया, क्या मिला आपको? सब लोगों ने मुझसे पूछा। मैंने कहा वैसे तो धोखा तो हुआ लेकिन बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त करके आया हूँ, ये ज्ञान नेपाल के लिए बहुत बड़ा रहेगा। इसलिए मैंने कहा आप देखिएगा मेरी ज्ञान जो प्राप्त हुआ है केपी ओली के साथ सहकार्य से, वो ज्ञान नेपाली कांग्रेस के लिए भी भला होगा, मधेशवादियों के लिए भी और सभी उत्पीड़ित जनता के लिए भी ये ज्ञान सबके लिए फायदेमंद होगा। ये मैंने जवाब दिया था। आज फिर मैं आप लोगों के सामने खड़ा होकर, जब तक आपके अधिकार नहीं मिलेगा, कोई नक्सली नेता लोग जो रियल में मधेसी जनता के मुद्दा के लिए नहीं अपने आप के हित में काम करते हैं, वो आपको मदद नहीं कर सकता। जो आपके हक अधिकार के लिए बलिदान किया, बहुत लंबा संघर्ष किया, वही पार्टी, वही नेता, वही मोर्चा, वही गठबंधन ही आपका असली मित्र हो सकता है। मैं लास्ट अंत तक आप लोग के साथ रहूंगा, ये अच्छी तरह से दिमाग में रख लीजिएगा। जब तक आपकी पूरा अधिकार नहीं मिलेगी मैं आपके साथ रहूंगा। और कुछ दिन पहले मैंने कुछ नेताओं के साथ कहा, जैसे आप लोगों को पता है मैं बार बार महंत ठाकुर जी से, राजेंद्र महतो से मेरी बात हुई, कभी उन लोगों के पार्टी ऑफिस में, कभी हमारी पार्टी ऑफिस में। तो मैंने महंत जी और राजेंद्र जी को कहा देखिए हम कभी 30 दल होकर के आंदोलन किया, सड़क में जाकर के साथ बार बार मधेश के अधिकार, आदिवासी जनजाति के अधिकार, दलित महिलाओं के अधिकार, मुस्लिम के अधिकार की बात किया हमने। और हर बार केपी ओली ने ही धोखा दिया हम लोगों को।
केपी ओली से ही हमारा सीधा झड़प हुआ, लेकिन मुझे ताज्जुब है आज आप लोग फिर वही ओली के साथ, ये कैसा प्रेम है या ये कोई मायावी जाल है? सतर्क रहिएगा, आपको केपी से कुछ मिलने वाला नहीं है धोखा के सिवा। तो आज तो वही हुआ, इसलिए आज की गठबंधन जो है वो ही सभी उत्पीड़ित वर्ग जातियों के अधिकार के लिए सच्चे मायने में लड़ सकता है और लगातार जनता के साथ काम कर सकता है। ये मैं आप लोगों को बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। और अंत में कल हमने 2-3 महीना तक करीब मंत्रिमंडल में पूर्णता नहीं पाई, लोगों को लगने लगा क्या होगा, ये सरकार चलेगी पूरी अवधि। 3 महीना होने लगा, मंत्रिमंडल पूरा ही नहीं होता, तो मन में आशंका होने लगा शायद ये ज्यादा नहीं जाएगा। कई लोग को तो लगने लगा शायद केपी ओली फिर वापस आएगा और हमें सताएगा, ऐसा चिंता भी कुछ सेक्टर में दिखाई देने लगा। हम तो कह रहे थे कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा सब ठीक ठाक होगा। हमने जब बालुआटार से निकाल करके केपी ओली को बालकोट पहुंचा दिया तो और फिर इधर उधर हुआ तो फिर नेपाल की पूरी राजनीति से ही हम बाहर कर देंगे, ये ताकत हमारा है। आपको पता है मैंने पार्लियामेंट में एक बार कहा था केपी ओली को, ओली जी वो प्रधानमंत्री थे उस समय, ओली जी आप आग से खेल रहे हैं, देखिएगा बहुत भारी पड़ेगा आपको, माओवादी से और प्रचंड से जो धोखाधड़ी आप कर रहे हैं इसका बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। अब तो मूल्य चुका रहा है ना, अब तो बालकोट पहुंच गया। उतना ही नहीं, गंडक में उसका सरकार था वो भी चला गया, लुम्बिनी में उनका सरकार था वो भी चला गया, आज फूल बहादुर केसी मुख्यमंत्री है, ये भी देखा गया है। और कल परसों या 2-4 दिन के अंदर बागमती और 1 नंबर प्रदेश से भी वो चला जाएगा। और अब हम जिस तरीके से कल हमने मंत्रिमंडल को कंप्लीट कर दिया, पूरा फुलफिल हो गया, अब लोगों को लग रहा था कि शायद पूरी अवधि नहीं चल पाएगा, अब वो आशंका दूर हो गया है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, अगर आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है तो उसको आप मिटा दीजिए। अब कोई दुनिया के कोई ताकत एक गठबंधन को नहीं तोड़ पाएगा। अभी कनेल जी ने जो कहा हमारी सहमति हो चुकी है, अब केंद्र में गठबंधन की कमेटी होगी, प्रदेश में गठबंधन का कमेटी होगा और फिर डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल तक हम कमेटी ले जाएंगे और सभी प्रतिगामी निरंकुश प्रतिक्रांतिकारी एकाधिकारवादी जनविरोधी ताकत को पूरी नेपाल से उखाड़ के हम फेंकेंगे, तब तक हम विश्राम करने वाले नहीं है। आप कोई कंफ्यूजन में मत रहिएगा, नागरिकता की समस्या हल करेंगे तो ये गठबंधन से ही, सुकुम्बासी की जमीन की समस्या हल करेंगे तो हमारे गठबंधन से ही, और समावेशी समानुपातिक महिलाओं और दलितों जनजाति मुस्लिम मधेसी प्रतिनिधित्व को व्यवस्था सुदृढ़ करेगा तो यही गठबंधन ही। इसलिए आज इस ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह में आप लोग के साथ खड़ा होकर के देश के राजनीति के बारे में, संविधान के बारे में, संविधान संशोधन के बारे में, हमारी कमिटमेंट के बारे में कुछ कहने की वातावरण बन गया। इसके लिए सभी आयोजक को फिर एक बार धन्यवाद देते हुए आप लोग की प्रगति और समृद्धि की यात्रा में हम सदा साथ रहेंगे, यही प्रतिबद्धता आप लोगों से करते हुए मैं विदा होता हूँ। धन्यवाद, अभिवादन। हार्दिक अनुरोध गर्दछु, कृपया ताली बनाएर उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया पूर्व प्रधानमन्त्री
धन्यवाद सहित समापन गरिदिन हुनका लागि यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नु हुने प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी एवं विशिष्ट अतिथि एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावजीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिन हुनका लागि यसै पालिकाका अध्यक्ष श्रीमान बैजू प्रसाद गुप्ताजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र कार्यक्रम सञ्चालनमा सबै महानुभावजीहरूले सहयोग गर्नु भएकोमा म कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फबाट सम्पूर्ण महानुभावजीहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक यहीबाट ओझेल हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोगों हमन के निमंत्रण स्वीकार के आप के कार्यक्रम में आवल गई, आप लोगों के विशेष हृदय से धन्यवाद दे। और ये कार्यक्रम में आप लोगों हमन के प्रमुख अतिथि सब लोगन आवल गई, हमन के निमंत्रण के एकदम बढ़िया से सहज स्वीकार कल गई और आगामी दिन में भी हमन के विकास के खातिर हमेशा सहयोग कल जाए कि हमन के एकदम आशा भी बा और आप लोगों के सहयोग भी कल जाला। अब हम आप लोगों से एकदम क्षमा याचना भी बानी, हमन के उपाध्यक्ष बीच में बोले तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ओकरे खातिर हम अपने ओर से प्रधानमंत्री कहे के जगह में मुख्यमंत्री बोला गई, ओकरे खातिर हम अपने ओर से एकदम आप लोगों से और विशेष प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि लोगों सबसे एकदम क्षमा याचना बानी, एकदम आप लोगों से क्षमा याचना हम बानी। और रहल विषय वस्तु आप लोगों के हर एक विकास देखा जाता है, विकास के क्रम में पाली नंदन हमन के आगे बनी जा, क्योंकि कौनो काम कैले काम कैले के पहले अदालत में मुद्दा पर जाला, अख्तियार में मुद्दा पर जाला, स्टे ऑर्डर आ जाला, तो के काम हमन के कई जाला। वो नाते आप सब सहयोग कई जाला, आप लोगों ने हमन के साथ हो जानी जा, तो हमको एकदम पूर्ण विश्वास हुआ और आदरणीय दाजू भाई दीदी बहनी लोग एकदम हमन के सहयोग कई जाए के विश्वास के साथ ई कार्यक्रम में समापन करें। घोषणा करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।